YouTube चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग क्लास 10 का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कवर अप किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट तक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हर टॉपिक के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, हर सिचुएशन का कुछ लूप होल्स होते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी कुछ लिमिटेशंस था, तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस लिमिटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आखिर है क्या, अगर आप लोगों को रिकॉल नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, और इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स मेरे वीडियो पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर लिमिट्स थे क्या? कांग्रेसमैन व्यू रिगार्डिंग दलित्स। तो उस वक्त दलित्स के बारे में हम लोग पढ़ते थे कि जितने भी लिमिटेशंस थे, तो जो मेजर रोल प्ले करते थे वो दलित्स का था। तो उस वक्त नेशनलिज्म इन इंडिया जब हो रहा था, इट मींस कि जब ब्रिटिशर्स का शासन था हमारे इंडिया के ऊपर, तो उस वक्त कांग्रेसमैन क्या करते थे कि अनटचेबल्स को दलित उन्होंने पहले बोला, लेकिन हम लोगों ने फ्लैशबैक में जब आप जाइएगा चैप्टर के, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि 1930 में दलित्स ने खुद को रिकॉग्नाइज किया था एज अनटचेबल्स। क्यों ऐसा रिकॉग्नाइज किया था उन्होंने? क्योंकि उनका बहुत सारी जगहों पे जाना मना था, तो उनको एलिमिनेटेड फील होता था इस चीज से। उसके बाद कांग्रेसमैन भी इनको अनटचेबल्स क्यों बोलने लगे थे और इग्नोर क्यों करने लगे थे? जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हाई कास्ट हिंदूज। इट मीन्स कि कांग्रेस को ऐसा लगने लगा था, कांग्रेस के जितने भी पीपल थे उनको ऐसा लगने लगा था कि जितने भी हाई कास्ट हिंदूज हैं वो क्या करेंगे कि उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो हाई कास्ट हिंदूज थे वो दलित्स को, जो अनटचेबल्स थे, उनको नहीं पूछते थे। वो खुद मंदिर में जाते थे बट उनका जाना अलाउड नहीं था। तो इस डर से कांग्रेसमैन भी उनको नहीं पूछते थे और उनको अनटचेबल डिक्लेयर कर दिए थे। अब इस मोटिव पे गांधी जी का क्या व्यू था? गांधी जी का क्या व्यू था कि गांधी जी बोले थे कि हम हरिजन्स का अपलिफ्टमेंट करेंगे। अब हरिजन्स किसको बोलते हैं? तो हरिजन्स हो जाते हैं चाइल्ड, अगर हम एक हरिजन की बात करें तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे। अब गांधी जी बोले दलित्स को हरिजन से सिग्निफाई कर दिए, और क्या बोले कि उनका जाना कहीं पे भी अलाउड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कोई अछूत थोड़ी है। वो कौन है? वो तो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, हरि मतलब होता है गॉड, जन मतलब होता है पीपल। ठीक है, इसीलिए हरिजन इट मींस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब जब भगवान के बच्चे हैं तो वो तो हर जगह जा सकते हैं। उसके बाद गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का ये कहना था कि जो आप लोग बोलते हैं कि हमको भारत में स्वराज चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, हम लोगों को अपना कंट्री चाहिए, तो वो तब तक नहीं आएगा, लगभग 100 साल तक नहीं आएगा, अगर आप इंडिया से अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर दीजिएगा। अगर जब तक आप अनटचेबिलिटी को नहीं हटाइएगा तब तक स्वराज आप लोग नहीं ला सकते हैं, और शायद इस अनटचेबिलिटी को हटाने में 100 साल भी लग जाए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? Only for दलित्स वो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, कुछ अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके, और उनके फॉलोअर्स में जाहिर सी बात है दलित के लिए कर रहे थे तो दलित ही होंगे। तो वो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। उनका बेसिक मोटिव क्या रहता है सत्याग्रह स्टार्ट करने का? तो वो रहता है टू सिक्योर इनटू मेनी प्लेसेस, यानी कि वहां उनका स्कूल्स में, टेम्पल्स में, हॉस्पिटल्स में और बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में जाना मना रहता था, तो वहां पे वो लोग एंट्री पा सके कुछ जगहों पर। तो उसके लिए गांधी जी क्या करते हैं? दलित्स के लिए सत्याग्रह का ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद गांधी जी खुद टॉयलेट्स साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? ताकि जो भंगीज होते थे, भंगी यानी कि स्वीपर्स जो होते हैं,
पहले स्वीपर्स जो भंगीज होते थे, तो वो लोग भी अछूत नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम ही कर रहे हैं। तो इस चीज को दिखाने के लिए कि भंगीज भी अनटचेबल्स में नहीं आते हैं, तो गांधी जी खुद जाके टॉयलेट से साफ करते थे। क्लियर है? उसके बाद क्या होता था कि दलित्स जो है वो खुद को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए और इस तरीके से उठ के आए सोसाइटी में कि वो लोग अपने लिए रिजर्व सीट्स का डिमांड किए। क्लियर है? तो रिजर्व सीट्स का डिमांड वो आज भी है यहाँ पे। अब रिजर्व सीट्स का डिमांड कर दिए, उसके बाद जो फिर भी पार्टिसिपेशन जो था दलित्स का, कहाँ पे, पॉलिटिकल ग्रुप्स में या फिर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग जहां पे होता था, तो वहां पे दलित्स का सबसे कम लिमिटेशंस। चलिए, सत्याग्रह हुआ, उसके बाद रिजर्व सीट्स का डिमांड हुआ, इन सब से थोड़ा थोड़ा कुछ उन लोगों का जो कंडीशन है वो सुधरा, लेकिन उसके बावजूद जो भी लिमिट पार्टिसिपेशन होता था वो सबसे ज्यादा नागपुर और महाराष्ट्र के स्टेट में देखा जाता था। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये क्या करते हैं, इनका भी बहुत मेजर रोल पाया गया है नेशनलिज्म इन इंडिया में। इनका क्या रोल था कि ये दलित्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके डिप्रेस्ड क्लासेस के एसोसिएशन को, और इनके लिए डिमांड करते हैं रिजर्व सीट्स का। और ये डिमांड कब होता है? ये डिमांड होता है 1930 में। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गांधी जी का क्या रिएक्शन रहता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पॉइंट ऑफ व्यू पे? तो क्या रिएक्शन रहता है? गांधी जी क्या बोलते हैं? पहले तो गांधी जी बोले कि हम फास्ट रखेंगे अपने डेथ तक। क्यों? क्योंकि मेरा बोला हुआ नहीं माना जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गांधी जी फास्ट रखते हैं डेथ तक। उसके बाद वो ऐसा मानते हैं कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ताकि उनका जो प्रोसेस है इंटीग्रिटी का, किस चीज का? इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, उनका जो प्रोसेस है इंटीग्रिटी का वो स्लो डाउन हो जाए। इट मीन्स स्लो डाउन हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि गांधी जी ये मानते थे कि अगर दलित्स का इलेक्शन अलग से होगा तो उस वक्त क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें वो एक अपना मेजर ग्रुप को सामने ला सकते हैं। और उस अगर मेजर ग्रुप को, मान लिया बहुत सारा ग्रुप है छोटा छोटा, और उसमें से अगर एक दलित का ग्रुप होगा, ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप में सिर्फ दलित ही प्रेजेंट होंगे। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी अगर देखेगी तो सारे ग्रुप को देखेगी ना। तो जब सारे ग्रुप को देखेगी तो उसका अगर एक मेजर फोकस अगर किसी एक ग्रुप पे रहेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दलित रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उनका प्रोसेस है ग्रो अप करने का, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, सोसाइटी में अपना स्थान पा सकते हैं। कौन? दलित्स। उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पहले तो अपोज थे गांधी जी के रिएक्शन से। क्यों? क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर रिजर्व सीट्स अगर मिल जाते हैं दलित्स को तो वो भी बहुत होंगे। लेकिन जब गांधी जी का ये मोटो अम्बेडकर ने देखा कि चलिए गांधी जी भी क्या कर रहे हैं, तो दलित, क्यों? क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर खुद एक दलित थे, तो वो दलित का ऑब्वियस सी बात है तो उनका सपोर्ट कर रहे थे। तो जब अंबेडकर जी ने देखा कि गांधी जी भी क्या कर रहे हैं, तो दलित के सपोर्ट में खड़े हैं, और वो जो भी काम कर रहे हैं वो दलित के सपोर्ट में ही कर रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ही कर रहे हैं। तो उसके बाद अंबेडकर क्या करते हैं, गांधी जी के पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। एक्सेप्ट करने के बाद ये एक्सेप्ट कहाँ करते हैं, तो उस वक्त एक पूना सेशन हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1932 सितंबर में। और उस वक्त के सेशंस का नाम ऐसे क्यों रखा था कि पूना सेशन? फिर हम लोगों ने पहले कुछ पार्ट्स में देखा है, पहले कुछ टॉपिक्स में देखा है, नागपुर सेशन हो गया, कोलकाता सेशन हो गया। तो उस वक्त क्या होता था ना कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था। तो जहां पे भी होता था, जिस भी स्टेट में होता था, उस स्टेट के नाम से उस पैक्ट को
को या फिर उस एक्ट को रख दिया जाता था और कब, तो ये जो एक्सेप्शंस है, ये जो अंबेडकर गांधी जी के पोजीशन को एक्सेप्ट किए वो कहाँ पे किए, तो वो पूना पैक्ट में, यानी कि पूना में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। कब हुआ? सितंबर 1932 में। इसीलिए वहां का उस पैक्ट का नाम क्या रख दिया गया? पूना पैक्ट, सितंबर 1932। और इसमें क्या बोला गया? तो इसमें रिजर्व्ड सीट्स, प्रॉपर रिजर्व्ड सीट दलित्स के लिए मांगा गया। क्यों? क्योंकि दलित्स का भी सोसाइटी में एक अपना रोल होता है और रिजर्व्ड सीट्स रहेंगे, उनके सेपरेट इलेक्टोरेट रहेंगे, तो इनके वजह से क्या होगा कि दलित्स भी अपना अपलिफ्टमेंट ग्रेजुअली सोसाइटी में शो कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में और भी है, तब तक आप यहाँ तक के पार्ट को या तो नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर आते हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है? हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस तरीके से दलित्स का अपलिफ्टमेंट का बात हुआ और किसके किसके बीच में नेगोशिएशंस हुए। क्लियर है यहाँ तक? अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या हुआ था? रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन 1920 की ये कहानी है। उस वक्त क्या हुआ था कि जब नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डिक्लाइन कर दिया गया था, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नन कोऑपरेशन मूवमेंट, आप लोग एनसीएम नहीं लिख दीजिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब बंद हुआ था? द कॉलिंग ऑफ नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो ये किस ईयर में हुआ था? ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। चलिए, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसके बाद क्या हुआ था कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स जो हैं उनको एलिनिएट फील होने लगा था कांग्रेस पार्टी में। क्यों? चलिए इसका भी रीजन हम लोग समझते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, इन द मिड 1920s जो कांग्रेस पार्टी है वो भर चुकी थी कि कैसे मेंबर से, तो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, यानी कि वो जानी जाती थी एक मेजॉरिटी ऑफ हिंदू पीपल से। और उस वक्त उसका नाम क्या हो गया था? हिंदू महासभा। तो इसके वजह से क्या होता था कि मुस्लिम्स को कांग्रेस पार्टी से एलिनिएटेड फील होता था। एलिनिएटेड फील होना यानी कि हम बहुत अलग हैं इस ग्रुप से, तो ऐसा उन लोगों को फील होता था। उसके बाद हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, उसके बाद मुस्लिम्स ने क्या किया? अपना एक पार्टी बनाया, नाम क्या रहा? मुस्लिम लीग। तो उन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होने लगे। क्लियर है यहाँ तक? अब 1927 में क्या हुआ कि ये बात हुई कि फ्यूचर में जो असेंबली होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? हिंदू महासभा करेगा या मुस्लिम लीग करेगा? ये क्वेश्चन कब क्रिएट किया गया? 1927 में। फॉर व्हाट? क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज। वेयर? इन फ्यूचर असेंबलीज। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। किसके लीडर थे? मुस्लिम लीग के लीडर थे। और हिंदू महासभा के लीडर थे एम.आर. जयकारा। क्लियर है? तो मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना और हिंदू महासभा के लीडर थे एम.आर. जयाकर। ये जयाकर है, मैंने गलती से जयकारा बोल दिया था, सॉरी। तो इन दोनों के बीच में भी नेगोशिएशंस होने लगे कि हिंदू महासभा पार्टिसिपेट करेगा या मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करेगा। तो नेगोशिएशंस चलते रहा। और मोहम्मद अली जिन्ना क्या डिमांड किए थे? तो वो डिमांड किए थे सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स के लिए। कहां पे? सेंट्रल असेंबली में। कि सेंट्रल असेंबली में हम लोगों का सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए और रिजर्व सीट्स होना चाहिए। तो लेकिन हिंदू महासभा के जो लीडर थे एम.आर. जयाकर, उनको ये चीज
मंजूर नहीं था और इसी बीच में दोनों ग्रुप्स के बीच में, दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशंस चलते रहे। उसके बाद जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, कब हुआ? 1928 में। तो उस वक्त क्या हुआ कि वो सारा जितना भी डिमांड था, जितना भी सिचुएशन था, वो सारा डिसअपियर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि M.R. जयाकर जो थे हिंदू महासभा के लीडर, वो क्या किए, सारे एफर्ट्स को अपोज कर दिए। ठीक है, वो सारे एफर्ट्स को अपोज कर दिए और इसकी वजह से जितना भी डिमांड्स था फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्व्ड सीट्स, ये सारा क्या हुआ, वो सारा कुछ डिसअपियर्ड हो गया। ठीक है, एट लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि चलिए वो भी हुआ, सारा डिमांड माना भी गया, लेकिन उस वक्त तो नहीं माना गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में, इस टॉपिक में कौन कौन से ड्रॉबैक्स को कवर अप किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किस तरीके से दलित्स का अपलिफ्टमेंट हुआ, दलित्स किस तरीके से बैक थे हमारी सोसाइटी में, तो वो कैसे कैसे किस किस सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंबेडकर जी ने डिमांड किया रिजर्व सीट्स के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ताकि ग्रेजुअली दलित्स का जो पोजीशन है सोसाइटी में वो इनहेंस करे। उसके बाद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग्स के बीच में नेगोशिएशंस हुए और एट लास्ट जाके कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।